बिल्कुल अनुपमा, ये जो 2023 का पूर्ण बजट जो आज प्रस्तुत किया गया है वो कहीं ना कहीं 2024 की आहट सुनाई देती है, क्योंकि 2024 में जो है जी। मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले का ये पूर्ण बजट है। मतलब ये मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो बजट प्रस्तुत होगा वो पूर्ण बजट नहीं होगा। जी। तो ऐसे में मोदी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, मजदूर हो या फिर जी। मध्यम वर्गीय परिवार हो, महिलाएं हो, तमाम वो लोगों को इस बजट में शामिल किया गया और सभी के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। जैसे किसानों के लिए जो है ऋण का जो लक्ष्य है, कृषि ऋण का जो लक्ष्य है, डेयरी पशुपालन के लिए जो ऋण दिया जाता है उसको, वो जो लक्ष्य है उसको बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया है। मतलब किसानों पर भी पूरा फोकस किया गया है, महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो टैक्स देते थे 5 लाख को, अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं दिया गया। मतलब 7 लाख तक के जो इनकम वाले लोग हैं उनको टैक्स से राहत दे दी गई है। और इस तरह से जो इस बार का जो बजट है उसमें काफी कुछ अच्छी अच्छी योजनाओं का जिक्र किया गया है। निर्मला सीतारमण जब ये बजट प्रस्तुत कर रही थी तो वो कह रही थी कि इस बार जो है भारत की इकोनॉमी में लगातार ग्रोथ हो रहा है और लगातार देश जो है एक अच्छी आर्थिक स्थिति में जा रहा है। तो इस तरह से देश के विकास को लेकर ये बजट प्रस्तुत किया गया है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। चाहे हम एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की बात कर ले, या फिर 157 नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर 157 नर्सिंग कॉलेज, मतलब स्टूडेंट के लिए एक अच्छा लाभ होगा, क्योंकि 157 नर्सिंग कॉलेज जो है देश भर में खोले जाएंगे। इसके अलावा रेलवे के जी। विकास को लेकर 2.4 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ निजी क्षेत्रों में निवेश को भी जो है वो बढ़ाया गया है। तो इस तरह से ये जो बजट है, पूर्ण जी। बजट मोदी सरकार का, वो कहीं ना कहीं 2024 चुनाव की आहट लेकर आया है कि किस तरह से सभी वर्ग को लुभाने का इसमें प्रयास किया गया है। जी जी। अनुपमा। अगर हम युवाओं की बात कर ली जाए और देखा जाए श्रीकांत, तो 2024 में लोकसभा चुनाव और इसके बाद में ये विधानसभा चुनाव, क्या लगता है कि इस बजट से कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि सरकार ने तो पूरी कोशिश की है कि लोगों को लुभाया जा सके, लेकिन क्या वाकई में सरकार ऐसा कर पाई है? जी बिल्कुल, 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में इस बार जो बजट आया है वो हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट प्रस्तुत किया गया है और दोनों ही चुनावों को ध्यान में रखकर इस बजट को माना जा रहा है कि दोनों ही चुनावों को ध्यान में रखकर ये बजट प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, ये इस बजट में कहा गया। और लगातार आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तमाम जो चीजें हैं इकोनॉमी को लेकर वो अब सुधार रही है। क्योंकि कोरोना संक्रमण काल के समय जो स्थिति थी, जो समय था, उसमें अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं। व्यापारियों के लिए काफी कुछ इस बजट में दिया गया है, युवाओं के लिए दिया गया है, स्टार्टअप खोलने को लेकर कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है। गरीबों को जो मुफ्त में जो अनाज मिलता था उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। किसानों के ऋण का लक्ष्य जो है वो 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। महिलाओं के लिए काफी कुछ किया गया है, कर्मचारियों के लिए दिया गया है। और जो किसान हैं, जो मोटे अनाज उगाते हैं, छत्तीसगढ़, वैसे भी छत्तीसगढ़ में जो है अभी मिलेट मिशन का जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन की तारीफ कर चुके हैं। यहाँ जो मिलेट कैफे लगता है उसकी तारीफ कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो सभी वर्ग को ध्यान में रखकर हुआ है। और जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं उसको ध्यान में रखकर इस बार के बजट को जो है प्रस्तुत किया गया है। जी। श्रीकांत, नई जो रेलवे के लिए कई सारी योजनाओं की भी घोषणा की गई है, उसके लिए एक अलग से फंड भी घोषित किया गया है। लेकिन हाल ही में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो रेलवे की व्यवस्था है वो काफी डगमगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई सारी छत्तीसगढ़ में ऐसी कई सारी ट्रेनें थी जिन्हें रद्द कर दिया गया था। तो इसको लेकर निशाना भी साधा था। तो इस बार केंद्र सरकार उसका जवाब कितने अच्छे से दे पाई है? जी बिल्कुल, लगातार जो रेलवे ट्रेनों को रद्द करती है उस पर सियासत भी चलते रहती है। खासकर छत्तीसगढ़ से जब जो गुजरने वाली ट्रेनें हैं, जब उनको रद्द किया जाता है तो यहाँ पर जमकर सियासत होती है। कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेल मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। इसके अलावा कई बार यहाँ के जो सांसद हैं वो भी सरकार के सामने आग्रह कर चुके हैं कि जो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली रेल है उनको ज्यादा रद्द न किया जाए। लेकिन
बार बार छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों को जब रद्द किया जाता है तो छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है वो जो है अपना आक्रोश जाहिर करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादातर ट्रेनों से सफर करते हैं। दूर दराज के लिए ट्रेन ही एक ऐसा माध्यम है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का गुस्सा भी जो है वो जायज होता है। और उन्होंने कहा भी था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि बजट प्रस्तुत कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक व्यवस्था में सुधार भी होनी चाहिए। जो रेलवे की व्यवस्था है, ये जो बार बार ट्रेनें रद्द की जाती हैं, उस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। हालांकि इस बार के बजट में 2.4 लाख करोड़ का पैकेज रेलवे को दिया गया। अब रेलवे जो है योजनाएं बनाकर इस पर काम करेगी कि क्या कुछ ट्रेनें मिलती है, कहाँ सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है। तो तमाम वो चीजें हैं, लेकिन व्यवस्था में सुधार करने की बात लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है केंद्र सरकार से, रेलवे मंत्रालय से कर रही है। तो अब ये देखना है कि इस बार जो बजट मिला है उसमें कितनी व्यवस्थाओं में सुधार होता है। और छत्तीसगढ़ सरकार जो बार बार लगातार ये कहती है कि व्यवस्था सही नहीं है रेलवे की, बार बार ट्रेनें रद्द नहीं होनी चाहिए, तो वो कितनी अच्छे तरीके से उसको हैंडल करती है केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय, वो अब देखने वाली बात होगी। जी, यहाँ पर एक और बड़ी बात है श्रीकांत कि जिस प्रकार से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लगातार जो हीरे हैं उसके प्राकृतिक हीरे के उत्पादन के लिए, प्राकृतिक हीरे हासिल करने के लिए लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही थी। लेकिन इस बार जो केंद्र सरकार है उसने अपने बजट में इस बात पर फोकस किया है कि जो प्रयोगशाला में जो उत्पन्न किए जाते हैं हीरे, जो हीरे बनाए जाते हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो कितना फायदा मिलता नजर आएगा इन सब चीजों से? जी बिल्कुल, इससे छत्तीसगढ़ को भी फायदा होगा, जो क्योंकि जंगलें जो कट रही थी वो कटनी बंद हो जाएंगे और जो प्राकृतिक रूप से होता था, जितने मात्रा में चाहिए वो उतने ही मात्रा में उसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा और भी जब पेड़ पौधे काटे जाते थे तो लगातार उसका विरोध भी होता था। तो इस तरह से सरकार की इस घोषणा के बाद कहीं ना कहीं जो बस्तर के लोग हैं वो काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि अब प्रकृति का जो दोहन है, जो खुदाई के नाम पर प्रकृति का दोहन किया जाता था, वो अब नहीं होगा। तो पूरा फोकस जो है इस बार के बजट में किसानों के लिए रखा गया है, महिलाओं के लिए रखा गया है, युवाओं के लिए रखा गया है। तो इस तरह से इस बार का जो बजट है वो काफ़ी कुछ लेकर आया है। और 2024 के चुनाव और 2023 के चुनाव में इसका कितना असर होता है, अब ये तो जब चुनाव नज़दीक होगा तब पता चलेगा। जी श्रीकांत, अब रसोई की बात कर ली जाए तो रसोई के क्षेत्र में और कौन कौन सी चीजें काफी कम हुई है? जैसे कि अगर हम देखा जाए तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सिलेंडर गैस की बात कर ली जाए, सब्जियों के दाम की बात कर ली जाए, इस बार कितनी राहत देता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, महंगाई को लेकर लगातार पूरे देश भर में आक्रोश है, क्योंकि विपक्षी दल जो है लगातार महंगाई को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरती आ रही है। काफी समय से देश में महंगाई जो है काफी उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो। तो लगातार मोदी सरकार को विपक्ष जो है महंगाई के मुद्दे पर घेरती नजर आई है। और आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया गया है कि देश जो है आर्थिक रूप से काफी अच्छा है और देश आर्थिक रूप से ग्रोथ कर रहा है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। सकल घरेलू उत्पादन की बात कर ले या फिर राजकोषीय घाटे की बात कर ले, तो इन तमाम आंकड़ों से ये साफ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अब देश जो है आर्थिक स्थिति देश की बेहतर है और उन्नति की दिशा में है। और पूरा विश्व जो है इस समय भारत को देख रहा है, क्योंकि भारत लगातार विकास कर रहा है, विकसित देश है। तो ऐसे में सबकी नजर भारत पर है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार अच्छी होती जा रही है। हालांकि विपक्ष आज भी और अब भी ये कह रहे हैं कि महंगाई पर मोदी सरकार ने किसी तरह का कोई राहत नहीं दिया है। जी। अगर बात कर ली जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले अपना बयान दिया था बजट पेश करने से पहले कि ये जो बजट है वो भारत को सर्वोच्चता की ओर लेकर जाएगा और इसी के चलते हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। क्या वाकई में इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो बजट है उसमें देश के विकास को ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ जो विश्व स्तर पर भारत अपनी पहचान बना रहा है, चाहे वो G20 की अध्यक्षता करने की बात हो या फिर और जो विदेशों के साथ रिश्ते की बात हो, आयात निर्यात की बात हो, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर इस बार का जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि बार बार वित्त मंत्री अपने भाषण में ये कह रही थी कि भारत की इकोनॉमी सही दिशा में जा रही है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा अवसर है,
मतलब विश्व स्तर पर अब भारत जो है अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग छवि बना रही है। तो ये विश्व स्तर की बात हुई। उसके अलावा भारतीय जो हैं उनके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर वर्ग को, क्योंकि किसानों को के लिए भी ऋण की व्यवस्था की गई है, उसको लक्ष्य जो है वो बढ़ाया गया है। कई योजनाएं नई नई संचालित करने की घोषणा की गई है, महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो बेरोजगारी की बात लगातार विपक्ष उठाता है, तो इस बार जो एकलव्य विद्यालय है उनमें 38,800 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान इस बजट में किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी की बात लगातार विपक्ष करती है, तो उसके जवाब में ये जो भर्तियां हैं उसको करने की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें कहीं ना कहीं हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये अपना आखिरी और पूर्ण बजट केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया। जी श्रीकांत, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था निर्मला सीतारमण की ओर से, जहां पर उन्होंने 2023-24 का कैसा इकोनॉमिक सर्वे रहेगा, क्या जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उसको लेकर एक सर्वे किया था। उसमें एक आंकड़ा जाहिर किया है कि 3 साल से अगर देखा जाए, 3 साल में अब तक सबसे कम ग्रोथ हुई है, जिसमें उनका आंकड़ा था कि जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी। वहीं 2021-22 की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर ली जाए तो वो 8.7% है। तो कहीं ना कहीं 2023-24 में जो जीडीपी है वो काफी धीमी नजर आ रही है। तो क्या इस बजट से वो तेज हो पाएगी? जी बिल्कुल। जब आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, इकोनॉमिकल सर्वे जब किया गया था, उसका रिपोर्ट जब प्रस्तुत किया गया था, कल जब संसद का बजट सत्र शुरुआत हुआ था, तो उसमें तमाम चीजें नजर आई थी कि जीडीपी का ग्रोथ है वो 6 है। तो इस तरह से आज अभी तक जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको इसी को ध्यान में रखकर किया गया है कि ताकि देश की जो जीडीपी है वो अच्छे तरह से चलता रहे। क्योंकि आज भी भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि एक लक्ष्य जो रखा गया है जीडीपी को लेकर, उस पर हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। राजकोषीय घाटा जो है वो उसका आंकड़ा वित्त मंत्री ने बताया। तो आज के जो बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया, जनता के जेब में पैसा डालने, सीधे पैसा डालने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। लोगों को राहत देने का जो प्रयास है वो किया गया है, क्योंकि अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जो टैक्स पटाते थे उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा जो किसान है अब वो अपना व्यवसाय करने के लिए ऋण ले सकते हैं, उसका भी लक्ष्य 20 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से अब मोदी सरकार ये प्रयास कर रही है कि जनता के जेब में सीधे पैसा डाला जाए, और किसी तरह से जनता के जेब में जब पैसे जाएगा तो वो मार्केट में आएगा, और जब वो मार्केट में आएगा तो देश की जो जीडीपी है वो अपने आप बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया गया है, जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है, ताकि देश का जो अभी आर्थिक स्थिति जिस रास्ते पर जा रही है, क्योंकि वित्त मंत्री कह रही थी बार बार कि देश का इकोनॉमिकल कंडीशन जो है काफी बेहतर हो रहा है। तो इस तरह से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सीधे जनता की जेब में पैसा डालने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है, और इससे जीडीपी में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना इस बार के बजट में जताई जा रही है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रोजगार को लेकर अगर बात की जाए तो रोजगार का ध्यान रखा गया है विशेष तौर पर। लेकिन हम स्कूलों की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो सरकारी स्कूलों में कितनी सुधार आ सके, शिक्षा को लेकर कितना सुधार आ सके, क्या इस पर फोकस किया गया है? जी बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लगातार, चाहे वो राज्य सरकार की बात कर ले या फिर केंद्र सरकार की बात कर ले, लगातार वो प्रयास करते जा रही है कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सकता है। और इसी का एक उदाहरण आज बजट के समय दिया गया है कि 38,800 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया है। मतलब शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए इस तरह के प्रयास केंद्र सरकार कर रही है कि टीचरों की जो कमी है उसको दूर किया जाए। टीचरों की कमी दूर होगी तो शिक्षा का स्तर अपने आप में बढ़ेगा। इसके अलावा साक्षरता को एनजीओ के माध्यम से संचालित करने के लिए, साक्षरता के जो चीजें हैं उनको एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ के साथ रहकर संचालित करने। इसके अलावा बच्चों के लिए भी ई पुस्तकालय के निर्माण और बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जो घोषणाएं हैं वो आज के इस बजट में देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो छात्र हैं उनको मेडिकल की पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेडिकल कॉलेज के बराबर 157 नर्सिंग कॉलेज के खोलने की घोषणा की गई है, जो एक तरह से शाखा कही जा रही है। मतलब मेडिकल कॉलेज के ये शाख होंगे
क्योंकि मेडिकल कॉलेज देश में है, तो उसके एवज में भी अब क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, साक्षरता में बढ़ोतरी हो रही है, तो उस तरह से बढ़ाने के लिए 157 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ एनजीओ पर साक्षरता के साथ काम करने के लिए भी बात जो है वो कही जा रही है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनके लिए भी पुस्तकालय खोलने की घोषणा यहाँ पर आज के बजट में की गई है। अध्यापकों के लिए उत्कृष्ट संस्थान शुरू किए जाएंगे, मतलब अध्यापक जो हैं वो उत्कृष्ट संस्थान में पढ़ाई करेंगे और जानकारी लेंगे, उसके बाद वो जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कुछ काम इस बार मोदी सरकार ने घोषणा में की है और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के लिए कई तरह के ऐलान सरकार हर बार के बजट में करते हैं और इस बार के बजट में जो है काफी कुछ नया देखने को मिला है। जी, लेकिन श्रीकांत, बात कर ले मजदूर वर्ग की, तो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग छूटता हुआ नजर आया इस बजट में, क्योंकि किसानों की बात की, शिक्षा की बात की, या बच्चों की बात की, अध्यापकों की बात की, तमाम भर्ती भी निकाली गई है राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, और ये घोषणा भी की गई है। लेकिन मजदूर वर्ग की बात की जाए तो क्या मजदूर वर्ग का ध्यान रखा गया है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें किसानों की बात की गई है, युवाओं की बात की गई है, मध्यम वर्गीय लोगों की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है, तमाम लोगों की बात की गई है। लेकिन मजदूर वर्ग के लिए कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज भी महंगाई जो है कम नहीं हो रही है और हालांकि कुछ सामान सस्ते हुए हैं, चाहे वो मोबाइल की बात कर ले, बाइसिकल की बात कर ले, वो जो तमाम चीजें वो सस्ती हुई है। लेकिन मजदूर वर्ग जिन चीजों का उपयोग करता है उनमें राहत की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि अब जब ये बजट पूरी तरह से कौन कौन से विभाग को कितने का बजट आवंटित किया गया, इसकी जब जानकारी पूरी तरह से आ जाएगी, उसके बाद ये तय होगा कि किस तरह से उस बजट पर काम होना है, किस तरह से सभी अपने अपने विभाग उसको लेकर योजनाएं बनाएंगे। लेकिन आज के जो बजट भाषण में मजदूरों का जिक्र कम हुआ है, किसानों का जिक्र हुआ है, महिलाओं का जिक्र हुआ है, युवाओं का जिक्र हुआ है, मध्यम वर्गीय लोगों का जिक्र हुआ है, लेकिन मजदूरों का जिक्र काफी कम हुआ है। हालांकि सरकार ने जो है कृषि ऋण में बढ़ोतरी कर दी है कि कहीं ना कहीं जो मजदूर है अगर वो खेती किसानी करते हैं तो वो ऋण लेकर जो है खेती किसानी कर सकते हैं। स्टार्टअप को लेकर बात कही गई है कि लोन लेकर उसकी शुरुआत की जा सकती है, नए नए स्टार्टअप घोषित करने की बात इस बार के बजट में की गई है। लेकिन मजदूर वर्ग को जो राहत मिलनी चाहिए थी महंगाई में, खास करके महंगाई में, वो कम नजर आ रही है। जी, पर्यटन को बढ़ावा देती भी केंद्र सरकार अक्सर नजर आती है और इस बार पीपीपी मॉडल का जिक्र भी निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में किया है। क्या कुछ खास है पर्यटन को लेकर इस बार? जी बिल्कुल, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार केंद्र सरकार प्रयास करती है और लगातार उस पर काम भी किए जाते हैं। तो इस बार जो है पीपीपी मॉडल के तहत अब पर्यटनों को बढ़ावा दिया जाएगा। होटल मोटल जो होते हैं पर्यटन के क्षेत्र में, उनको बढ़ावा पीपीपी मॉडल के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि जो लोग हैं उनको एक अच्छी सुविधा जब वो पर्यटन करने जाते हैं तब वो मिल सके। तो सरकार जो चाह रही है कि देश का जो पर्यटन स्थल है, क्योंकि भारत का जो पर्यटन है वो विश्व स्तर पर काफी चर्चित है, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो विश्व स्तर पर चर्चित हैं। तो इस तरह से सरकार चाहती है कि विदेशों से भी लोग आएं और उनको एक अच्छी सुविधा भारत में मिले, ताकि विश्व स्तर पर भारत की सराहना हो। तो इस तरह से पीपी मॉडल पर जो है काम किया जा रहा है और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है। जी श्रीकांत, इस बार मेजबानी मिली है G20 की, जहां पर भारत देश अध्यक्षता करता नजर आएगा, तो उसको लेकर क्या विशेष ध्यान रखा गया है? क्योंकि देखा जाए तो पर्यटन उससे भी बढ़ने वाले हैं काफी तौर पर, अगर देखा जाए तो। जी बिल्कुल, G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को मिलना अपने आप में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि G20 की अगर हम अध्यक्षता कर रहे हैं तो विश्व पटल पर हमारी जो पहचान है हमारी, वो काफी अच्छी हो जा रही है। और विश्व पटल पर एक जब किसी देश का ऐसे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो विश्व के अन्य देश जो हैं वो समझ जाते हैं कि भारत, कोई भी देश, भारत जो है वो अब काफी विकसित देश है और काफी अच्छी यहाँ की सुविधाएं हैं। तो उस हिसाब से G20 की जब अध्यक्षता की बात सामने आई तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिन जिन राज्यों में बैठकें होनी है
उनके मुख्यमंत्रियों के साथ, मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक करके साफ निर्देशित किया कि ये अध्यक्षता हम कर रहे हैं और इस पर तमाम वो सुविधाएं विदेशी मेहमान जो आएंगे उनको मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बैठक होनी है G20 की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसकी बैठक में कहा है, निर्देश किया है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं जो है यहाँ विदेशी मेहमानों को दिया जाए, यहाँ आने वाले लोगों को दिया जाए। तो इस तरह से लगातार केंद्र सरकार यही प्रयास कर रही है जब से G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है, तब से कि विश्व स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएं। ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं जी। और भी उन सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए ताकि जो विदेशी मेहमान यहाँ आएंगे उनको किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और विश्व स्तर पर भारत जो है अपनी एक अलग पहचान बनाए जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट से काफी उम्मीदें थी और कुछ हद तक ये बजट पर उम्मीदें खड़ी भी हुई है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम बातचीत के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर दिया है और इसके चलते कहा जा रहा था कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव, इसके मद्देनजर ये बजट पेश किया जाएगा और काफी कयास भी लगाए जा रहे थे कि लोक लुभाना ये बजट होगा। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो शिक्षा की बात कर ली जाए या मेडिकल के क्षेत्र में बात करें या रोजगार और साथ ही तमाम कंपनियों की बात करें या फिर केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं लाई जा रही है उसकी बात करें, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मजदूर वर्ग छूटता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस पर कितना फोकस कर पाती है। बहरहाल इस बजट को काफी अच्छा बजट माना जा रहा है, लेकिन अब कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, जिन पर केंद्र सरकार का फोकस होना था, जो कि नहीं हुआ है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर लिया और जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा था और ऐसे में कई सारे बयान भी दिए थे जहां पर उन्होंने कहा था कि हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां महिलाओं, किसानों और अनुसूचित जाति समेत सभी को जगह मिले। और अब ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या वाकई में इस बजट में सभी को जगह मिली है या नहीं। बहरहाल कई सारी चीजें और कई सारी घोषणाएं भी की गई है इस दौरान और अब ऐसे में विपक्ष इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देता है ये भी खास होगा, क्योंकि विपक्ष किसी भी प्रकार से इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में केंद्र सरकार का फोकस तो था कि कहीं ना कहीं लोगों को लुभाया जा सके, लेकिन अब विपक्ष किस प्रकार से इस बजट को लेकर निशाना साधता है केंद्र सरकार पर, विपक्ष की क्या तैयारी है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए अब भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अमीन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, कितना अहम माना जा रहा है बजट? बहुत बड़ा फैसला जो है वो भारत सरकार ने लिया है। निर्मला सीतारमण जब ये बजट